जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मैं अक्सर नो फैब आंदोलन के बारे में पूछा। नो फैब वह नाम अब ट्रेडमार्क किया गया है। पुरुषों का एक ऑनलाइन समूह है जो हस्तमैथुन से पौन तक संयम को बढ़ावा देता है। कथित तौर पर समूह ने शुरू में एक मजाक के रूप में शुरू किया और हस्तमैथुन नहीं करने के लिए एक चुनौती। वे एक मुखर और प्रतिबद्ध और जोशीले समूह बन गए हैं जिनके स्पष्ट रोने और अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा को मीडिया का काफ़ी ध्यान जाता है। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके विचार सरल और भोले हैं और पुरुष कामुकता और पुरुषत्व के दुखद कम करने वाले और विकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। जो कुछ वे कह रहे हैं उसमें से कुछ भी नया नहीं है। 18वीं शताब्दी में टीसोट नामक एक स्विस चिकित्सक ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि हस्तमैथुन एक चिकित्सा बीमारी थी जिसने पुरुष की भावना को कमज़ोर कर दिया और अनैतिकता और बीमार स्वास्थ्य पैदा किया। अमेरिकी चिकित्सकों ने इस विचार को लंबे समय तक चलाया, जिसमें बेंजामिन रश शामिल थे जो मानते थे कि हस्तमैथुन ने अंधापन पैदा किया, और डब्ल्यू के केलॉग जिन्होंने एक विरोधी हस्तमैथुन अभियान के हिस्से के रूप में मकई के गुच्छे का आविष्कार किया था। इन चिकित्सकों को जो गंभीर समस्याएं दिखाई दे रही थी वे एएसटीडी जैसे उपदंश और गोनोरिया के अनुपचारित प्रभाव थे। यौन चिकित्सा में अग्रिमों की पिछली शताब्दी हमें बताती है कि हस्तमैथुन बहुत स्वस्थ है। जो लोग अधिक हस्तमैथुन करते हैं औसतन स्वस्थ रिश्ते होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, अपने शरीर के बारे में अधिक जानते हैं और बेहतर यौन जीवन जीते हैं। नो फैब लोग हस्तमैथुन से परहेज करने के बारे में बहुत सारे पुराने मिथकों को फिर से जोड़ते हैं जो उन्हें अधिक ऊर्जावान, अधिक यौन, अधिक पौरुषपूर्ण और अधिक वरदाना बनाने में मदद करता है। अब उन्होंने इसे मस्तिष्क विज्ञान की नई आधुनिक उपासना के साथ जोड़ दिया है, जिसे कमज़ोर विज्ञान पर बहुत सारे अतिरिक्त तर्क देते हैं कि पॉर्न का मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे अब नैतिक समूहों से भी जुड़े हुए हैं जो नारीवादी और धार्मिक आधार पर पॉर्न का विरोध करते हैं और एक ही मस्तिष्क पर आधारित भाषा का उपयोग करते हैं कि ये वास्तव में नैतिक तर्क हैं, न कि चिकित्सा। आंदोलन में कोई भी वास्तव में एक वैज्ञानिक नहीं है जो न्यूरोफिजियोलॉजी और फंक्शन का शोध करता है। इसके बजाय वे उत्साही एमेच्योर हैं जिन्होंने मस्तिष्क विज्ञान के बारे में काफ़ी खतरनाक सीखा है। वे देखते हैं कि वे क्या देखने की उम्मीद करते हैं और मस्तिष्क विज्ञान की व्याख्या उनकी मान्यताओं का समर्थन करने। यौन उत्तेजना मस्तिष्क के यौन इनाम प्रणालियों पर काम करती है, लेकिन नो फैब तर्क बहुत सरल और न्यूनतर विचारों पर आधारित होते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, सेक्स कैसे काम करता है और क्या अश्लील है, जैसे वीडियो बनाम चित्र, लिखित इरोटिका बनाम फिल्म, कट्टर बनाम सॉफ्ट कोर आदि। इन चीज़ों के बारे में और इतनी व्यक्तिपरक परिभाषाओं के बारे में हमें इतना पता नहीं है कि ये सभी व्यक्ति डेटा से बहुत आगे बहस कर रहे हैं, क्योंकि वे सेक्स, पॉर्न और मर्दानगी के बारे में नैतिक धारणाओं के साथ तर्क में प्रवेश करते हैं। वे प्रत्याशा प्रभाव के अधीन होते हैं और वे देखते हैं कि वे क्या देखना चाहते हैं। अनुसंधान में जो सबसे अच्छा अस्पष्ट है, जो कुछ वे कह रहे हैं उसमें से कुछ भी नया नहीं है। 18वीं शताब्दी में टीसोट नामक एक स्विस चिकित्सक ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि हस्तमैथुन एक चिकित्सा बीमारी थी जिसने पुरुष की भावना को कमज़ोर कर दिया और अनैतिकता और बीमार स्वास्थ्य पैदा किया। अमेरिकी चिकित्सकों ने इस विचार को लंबे समय तक चलाया, जिसमें बेंजामिन रश शामिल थे जो मानते थे कि हस्तमैथुन ने अंधापन पैदा किया। वह खतरनाक हिस्सा है। खराब डेटा, ज्ञान की कमी और नैतिक मूल्यों की घुसपैठ का कारण क्या है, जो केलॉग जैसे लोगों को किल्टोरेक्टोमी जैसे सर्जरी के लिए बहस कर रहा है और हस्तमैथुन को रोकने के लिए शारीरिक संयम के उपयोग के लिए इसी प्रकार के नैतिक रूप से संचालित तर्कों के कारण समलैंगिकता को एक बीमारी कहा जाता था और यौन महिलाओं को निम्फोमेनियाक्स का लेबल दिया जाता था। नो फैब आंदोलन का नवीनतम तर्क यह है कि पॉर्न स्तंभन दोष का कारण बन रहा है। यह एक जटिल मुद्दा है क्योंकि यह केवल पिछले कुछ दशकों में है कि हमने स्तंभन दोष के बारे में बहुत कुछ सीखा है, या
यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि यह युवा लोगों में भी काफ़ी सामान्य है। युवा पुरुषों में कारण आमतौर पर दवाओं और चिंता और सिगरेट और ड्रग्स और मोटापे और यौन अनुभव की कमी के प्रभाव से होते हैं। आज युवा पुरुषों को पॉर्न में हस्तमैथुन करना आसान लगता है, लेकिन तब जब एक महिला साथी के साथ वे अनुभव की कमी के कारण घबरा सकते हैं और पुरुषों पर प्रदर्शन का उच्च स्तर होता है और एक निर्माण होने में कठिनाई होती है। अफसोस की बात है कि नोफैप आंदोलन संयम पूर्ण भविष्यवाणी को बढ़ावा देता है कि यह अश्लील है जो इस प्रभाव को बनाता है, और इसलिए यह पुरुष खुद के बजाय पॉर्न को दोष देते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गलत काम है। इस मुद्दे को बाहरी बनाने के लिए ईडी के लिए दोष को इंगित करना, पॉर्न के आम सोशल वेपिंग पोस्ट पर इस प्रश्न को देखने वाले वैज्ञानिक सबूत विपरीत दिशा में निर्माण करना जारी। स्तंभन में कठिनाई नहीं होती है। वर्तमान में कोई सबूत नहीं है जो बताता है कि हमें ईडी को दोषी ठहराना चाहिए। पॉर्न पर हमारे पास पहले से ही इसे समझाने के लिए बहुत सी अन्य चीज़ें हैं। दुर्भाग्य से नोफैप समुदाय ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो मानते हैं कि उनकी मान्यताओं की ताकत वैज्ञानिक प्रमाण के बराबर है, और वे उपाख्यानों पर अपनी निर्भरता की व्यक्तिपरक कमजोरी को स्वीकार करने में विफल रहते हैं। उनकी कुछ प्रमुख आवाज़ें ऐसे लोगों के लिए दिखाई देती हैं जिन्होंने पॉर्न के खतरों से लड़ने के लिए एक जुनून के साथ अतीत के जुनून को बदल दिया है। मुझे लगता है कि पॉर्न शायद ही कभी मुद्दा है, और यह कि वे हम सभी की तरह खुद को देखने में अधिक संयम बिताने की ज़रूरत है। पॉर्न कभी भी समस्याओं का कारण नहीं होता है, और जब समस्याएं होती हैं तो पॉर्न का उपयोग एक लक्षण है। पॉर्न की लत का निदान एक व्यक्ति को ठंड से कहने जैसा है कि उन्हें एक छींकने की बीमारी है। प्रेस समस्या का एक हिस्सा है। इन मुद्दों का इलाज करके, जैसा कि उपाख्यानों और नैतिक दृढ़ विश्वास वैज्ञानिक प्रमाणों के समान ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमारे पास टीका और विरोधी संकट है। यहाँ समान गतिशील कम महत्वपूर्ण परिणामों के साथ शुक्र है। नोफैप रणनीतियों के लोगों के लिए कुछ सकारात्मक लाभ हो सकते हैं, लेकिन केवल संयोगवश। मस्तिष्क को रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से वे तर्क करते हैं। हालांकि किसी भी दोहराए जाने वाले व्यवहार से समय की अवधि लेने से एक व्यक्ति को इन व्यवहारों को प्रभाव के बारे में अधिक दिमाग और अधिक जागरूक बनने में मदद मिल सकती है। ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब वे पॉर्न का उपयोग करने में सक्षम होते हैं तो वे लेट जाते हैं। उनका पॉर्न के साथ बहुत कम संबंध होता है, और इस तथ्य के साथ सब कुछ करना कि वे अपने जीवन, अपनी कामुकता, अपने संबंधों और उनके बारे में जागरूक विकल्प बना रहे हैं कि जागरूक है। मैं सभी लोगों के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, एक आदमी और एक चिकित्सक के रूप में। मैं बस चाहता हूँ कि यह इन झूठे संदेशों के साथ लोड ना हो कि पुरुष स्वाभाविक रूप से कमज़ोर हैं, कि उनका दिमाग पॉर्न द्वारा विकृत किया जा रहा है, और यह कि उनके कामुकता की गुणवत्ता केवल द्वारा मापी जाती है, इनके इरेक्शन की ताकत।